हेलो बेटा। इससे पहले हम लोग स्ट्रेस के सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट की बात मैंने की थी। आज हम आपको बता रहे हैं स्ट्रेसस जो है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि आपके अंदर एक तरह से फुली स्ट्रेस जो है वो डेवलप कर दे रहे हैं और पर्सन मेंटली और फिजिकली डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ मेंटली और फिजिकली जो डिस्टर्बेंस पर्सन के अंदर आ रही है वो सिर्फ स्ट्रेसस की कैरेक्टरिस्टिक पे ही डिपेंड करता है। उसका क्या नेचर है, उसकी क्या विशेषता है। किसकी? स्ट्रेसर्स की। स्ट्रेसर्स मीन्स आसेधक। वो परिस्थिति, वो उद्दीपक जो व्यक्ति में तनाव उत्पन्न कर रहा है, उसकी क्या ऐसी विशेषता होती है जिसके कारण व्यक्ति जो है वो बीमार पड़ जा रहा है। कुछ तो उसमें ऐसा होगा, क्योंकि कोई भी तनाव व्यक्ति पर कितना गहरा प्रभाव डाल रहा है इसका 50% तो स्ट्रेसस जो होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक पे ही डिपेंड करता है। और 50% जो पर्सन है उस पर्सन के जो कहें तो इन्वायरमेंट में, जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है और जो उसकी व्यक्तिगत जो परिस्थितियाँ होती हैं उस पर डिपेंड करता है। यानी स्ट्रेस पर्सन को मेंटली या फिजिकली कहाँ तक डिस्टर्ब करेगा ये डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रेसर्स कैसा है, यानी स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट कैसा है, स्टिमुलस कैसा है, साथ ही वो व्यक्ति कैसा है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, वो किस परिस्थिति में है। इन दोनों के ऊपर यानी 50% तो आपकी स्ट्रेसस पे और 50% जो पर्सन है उसकी विशेषताओं पर निर्भर करता है। ये दोनों, कहने का अर्थ है कि स्ट्रेसर्स और पर्सन के जो संबंध होते हैं उन दोनों की बात यहाँ पर कर रहे हैं। इन्हीं दोनों पर आपका जो ये स्ट्रेस है वो डिपेंड करता है, यानी प्री डिस्पोजिंग फैक्टर टू स्ट्रेस। ठीक है। तो यहाँ साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च करना शुरू किया और कुछ ऐसे फैक्टर्स की पहचान करने की कोशिश की जो व्यक्ति को, जो बाह्य परिस्थितियाँ हैं जिनसे व्यक्ति में तनाव उत्पन्न होता है उनके प्रति वो अनुपयुक्त ढंग से जो अनुक्रिया करने के लिए बाध्य करते हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो व्यक्ति को ऐसी अनुक्रियाएं उत्पन्न करने के लिए बाध्य करते हैं, जिसकी वजह से पर्सन जो है काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ स्ट्रेसर्स। जो स्ट्रेसर्स है, जो आसेधक है, उसका नेचर कैसा है, किसके कारण वैसा, उसका नेचर किस प्रकार का है, उसकी क्या विशेषताएं हैं जिसके कारण व्यक्ति पर इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ बात हम लोग कर रहे हैं स्ट्रेसर्स की। स्ट्रेसर्स पर्सन पे कितना अपना प्रभाव डालेगा, यानी व्यक्ति में वह कैसा प्रभाव उत्पन्न करेगा, वो मीन्स स्ट्रेस कैसा प्रभाव उत्पन्न करेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रेसर्स की जो ड्यूरेशन है वो कितने देर की है, साथ ही उसका कुमुलेटिव इफेक्ट जो है वो कितना है, मल्टीप्लेक्सिटी कितनी है, साथ ही इम्यूनेंस कितना है। ठीक है। कोई भी स्ट्रेसर्स प्रभाव अगर डाल रहा है व्यक्ति पर तो उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अभी मैंने कहा स्ट्रेसर्स कितना पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ स्ट्रेस इम्पोर्टेंट नहीं है, वो परिस्थिति जो व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट थी और उसमें उसको बाधा उत्पन्न हुई, यानी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हुई, तभी तनाव उत्पन्न होगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, तभी तो स्ट्रेस आएगा। इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको यही बताया था। तो यहाँ जब भी डिपेंड करता है कि स्ट्रेसस जो है वो कैसा है, वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक। दूसरी चीज़ यहाँ पे आ गई है ड्यूरेशन, कितने समय के लिए वो स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट आपके सामने है। तीसरा है कुमुलेटिव इफेक्ट, संचयन प्रभाव, आप कितने दिन से उसको बर्दाश्त कर रहे हैं और कितने दिन तक आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हो। इसके बाद आता है मल्टीप्लेक्सिटी, विविधता। ठीक। ये किस किस एरिया से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या ऐसी कौन कौन सी जो रास्ते हैं जो आपके लक्ष्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। साथ ही इम्यूनेंस, आपकी इम्यूनिटी क्या है। यहाँ ये जो चीज़ें हैं ये आपकी स्ट्रेसर्स जो हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक को बता रही हैं, उसकी विशेषताओं को बता रही हैं। स्ट्रेसर्स में अगर ये सारी चीज़ें होंगी, आसेधक में जो भी मैंने कहा, ये अगर सारी चीज़ें होंगी तो वो आप पर अधिक प्रभाव डालेगा। ठीक। अधिक प्रभाव का मतलब कि वो आपको मेंटली डिस्टर्ब करेगा और फिजिकली डिस्टर्ब करेगा। कहने का अर्थ है कि पर्सन जो है, ऐसे स्ट्रेसर्स जो होते हैं पर्सन को बीमार कर देते हैं। ठीक है।
तो जिस स्ट्रेसर्स का संबंध अगर जीवन की किसी महत्वपूर्ण घटना से है, ये तो बात मैंने उसके कैरेक्टरिस्टिक की उसके कहें तो नेचर की। यहाँ ऐसा स्ट्रेसर्स, ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा स्टिमुलस जो व्यक्ति में तनाव उत्पन्न कर रहा है, अभी मैंने इससे पहले भी कहा था, आज फिर आपको बता दे रही हूँ कि आसेधक या स्ट्रेसर्स उसी को कहा जाता है जो व्यक्ति में तनाव उत्पन्न करता है, या तनावपूर्ण परिस्थिति, या तनाव उत्पन्न करने वाली परिस्थिति, या तनाव उत्पन्न करने वाला उद्दीपक, इसी को स्ट्रेसर्स कहा गया है। हिंदी में बोले तो आसेधक कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा आसेधक या ऐसा स्ट्रेसर्स या ऐसी स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट जिसका संबंध जो है जीवन की अगर किसी व्यक्ति की महत्वपूर्ण घटना से है, जैसे डिवोर्स, विवाह विच्छेद, कोई गंभीर बीमारी हो गई, नौकरी छूट गई, कोई बहुत ही गहरा किसी व्यक्ति के साथ संबंध था, उसकी मृत्यु हो गई, तो ये जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनके साथ जो कहें तो व्यक्ति के साथ अगर ऐसी घटनाएं घटित होती हैं तो व्यक्ति में तनाव जो है वो ज़्यादा उत्पन्न करता है। तो ये ऐसे जो घटनाएं हैं, अधिकतर व्यक्तियों में तनावपूर्ण जो परिस्थितियां होती हैं काफ़ी दिनों तक बनी रहती हैं। दूसरे शब्द में अगर हम इसे कहें तो महत्वपूर्ण घटनाओं से जो संबंधित आपके स्ट्रेसर्स होते हैं, वो होने पर जो व्यक्ति है उसमें तनाव अधिक उत्पन्न होता है। यानी जीवन की ऐसी घटनाएं जिसमें नौकरी छूट रही है, या गंभीर कोई बीमारी हो गई है, या कोई हमारे प्रियजन उनकी मृत्यु हो गई है, या विवाह विच्छेद या डिवोर्स की कंडीशन है, तो वैसी कंडीशन में जो व्यक्ति है उसमें तनाव उत्पन्न होने की संभावनाएं अधिकतम होती हैं। और इस पर कहें अगर जो साइकोलॉजिकल रिसर्च किए गए हैं, तो मैं इसमें आपके हॉर्विज और विश की बात करना चाहूँगी। हॉर्विज विश 1982 के, तो उन्होंने जो स्टडी की नेचर ऑफ स्ट्रेसेस की, उन्होंने जो स्टडी की, उन्होंने अपनी स्टडी में देखा कि जब भी आपके स्ट्रेसर्स जो होते हैं अगर काफ़ी लंबे समय से व्यक्ति के सामने हैं तो वो उसकी गंभीरता के जो प्रभाव है काफ़ी पड़ता है। यानी कहने का अर्थ है कि ऐसी स्ट्रेसर्स जो व्यक्ति के सामने काफ़ी लंबे समय से हैं, जैसे डाइवर्स की कंडीशन है या किसी परिजन की मृत्यु हो गई, और कहें तो अगर वो ही परिवार का एकमात्र सदस्य था जिसकी वजह से घर का पालन पोषण हो रहा था, तो फैमिली की जो अदर पर्सन है उसमें जो उनका करीबी होगा वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल होगा। तो ऐसी जो घटनाएं हैं काफ़ी दिनों से अगर व्यक्ति के सामने होती हैं तो उसका प्रभाव काफ़ी गंभीर पड़ता है। और इसीलिए जो व्यक्ति है लंबी थकान या थोड़ी देर की थकान की तुलना में अधिक तनाव कहें तो एक तरह से उसमें उत्पन्न होता है। यानी कहने का अर्थ है कि अगर स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट अगर लगातार व्यक्ति में बना हुआ है तो हमेशा जो पर्सन है, जैसे कि कोई काम करने पर अगर आप थक रहे हो तो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन पर्सन रेगुलरली थकान का अनुभव कर रहा है, तो यहाँ इसका मतलब हुआ कि स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट की वजह से पर्सन जो है लगातार थकान का अनुभव कर रहा है। वास्तव में वो थकान फिजिकली कम है, मेंटली ज़्यादा है, बिकॉज वो डिस्टर्ब चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे जो आपके स्ट्रेसर्स होते हैं उसका प्रभाव अधिकतम पड़ता है। अगर सिंगर की बात करें, सिंगर 1980 की, तो उन्होंने भी जो स्टडी की उनका भी वही कहना था कि जो भी हमारे स्ट्रेसर्स होते हैं कुमुलेटिव इफेक्ट जो होता है उसका ज़्यादा होता है। अब यहाँ कैसे होगा, क्योंकि संचयन प्रभाव की बात मैंने की है, कुमुलेटिव इफेक्ट की बात की है, तो जो कुमुलेटिव इफेक्ट है इसके अंतर्गत अगर हम देखें, जैसे कि अगर पति पत्नी है तो अपने संबंधों को बिगड़ने न देने के ख्याल से कई तरह की जो हल्की फुल्की जो इस कहें तो फ्रस्ट्रेशन है उसको बर्दाश्त करते हैं। यानी अगर डाइवोर्स की कंडीशन आई तो ज़्यादा स्ट्रेसफुल होंगे, वहाँ परेशानियाँ बढ़ती हैं। तो हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर रहे हैं। एडजस्टमेंट में क्या हो रहा है कि कुछ हस्बैंड फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, कुछ वाइफ फ्रस्ट्रेट हो रही है, तो दोनों को कुंठाओं का सामना करना पड़ रहा है। अब यहाँ दोनों फ्रस्ट्रेशन को बर्दाश्त कर रहे हैं तो दोनों के अंदर स्ट्रेसफुल, चूँकि वही इन्वायरमेंट है, साथ रह रहे हैं, तो वहाँ स्ट्रेस जो है पर्सन का, यहाँ क्युमुलेटिव इफेक्ट कहा जाएगा, क्योंकि क्युमुलेटिव इफेक्ट के अंतर्गत उनके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है उसका प्रभाव बढ़ रहा है और इसकी वजह से वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल हैं। ठीक है, तो यहाँ कहें तो कई फ्रस्ट्रेशन को बर्दाश्त कर रहे हैं, कई फ्रस्ट्रेशन जो उनके कहें तो हल्के फुल्के रोज ही आपस में हो रहे हैं, तो इनको बर्दाश्त करने के अंतर्गत उनके अंदर एक तरह से जो स्ट्रेसफुल कहें तो स्ट्रेस की जो मात्रा होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है, और इसकी जो ड्यूरेशन है वो भी काफ़ी लंबी होती है। स्ट्रेसर्स की अगर हम मल्टीप्लेक्सिटी की बात करें तो इसमें मल्टीप्लेक्सिटी का गुण होता भी है, क्योंकि एक ही समय में व्यक्ति पर अपना ये जो है कई स्ट्रेसर्स अपना प्रभाव दिखाते हैं, तो निश्चित तौर पे ये उन पर अगर हम कहें तो उनसे जो तनाव उत्पन्न होता है वो काफ़ी गंभीर होता है।
क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन किसी एक ही स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट को लेकर के ज़्यादा डिस्टर्ब हो। कभी कभी क्या होता है कि पर्सन किसी स्ट्रेसफुल या स्ट्रेसस से स्ट्रेसफुल बना हुआ है, कोई आसिधक ऐसा है जो व्यक्ति में तनाव उत्पन्न कर दिया है, और फिर कुछ ही समय में दूसरे स्ट्रेसस जो है वो भी उसके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, या वो ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि व्यक्ति के सामने दूसरा स्ट्रेसस भी आ जाता है। दूसरा स्ट्रेसस पहले स्ट्रेसस से कुछ डिफरेंट होगा। ज़रूरी नहीं कि एक ही प्रकार के तनाव आपके जीवन में आते रहें, कुछ बदल कर भी आएंगे, तो उन पे मल्टीप्लेक्सिटी होगी, कुछ अलग होगा, वहाँ कुछ अलग होगा। तो दोनों जगह पे जो आपके सेपरेट सेपरेट टाइप के जो स्ट्रेसेस आप पे प्रभाव डाल रहे हैं, तो यहाँ सेपरेट सेपरेट जो प्रभाव डाल रहे हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है कि व्यक्ति जो है व्यक्ति तो एक ही है, और उस पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो दोनों तरीके के जो स्ट्रेसेस हैं, दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। तो ये कहें तो व्यक्ति में एक तरह से इस ढंग से तनाव उत्पन्न कर देते हैं कि वो काफ़ी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति है, अगर उसे हार्ट अटैक हुआ और उसी समय उसकी नौकरी छूटने या पुत्र के जेल जाने या पुत्र के मर जाने का अगर उसको न्यूज़ मिलता है, तो ये जो सिचुएशन होती है वो काफ़ी गंभीर हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अभी अटैक आया और उसी समय जॉब छोड़ने वाली बात में सुनने को मिली, उसी समय उसकी वे कहें तो पुत्र की जेल जाने की या कुछ ही अदर ऐसी जो ऐसी घटनाएं, जो अप्रिय घटनाएं हैं, वो सुनने को मिला। तो इस स्थिति में जो व्यक्ति के सामने कहें तो जो तनाव उत्पन्न हो रहा है, इन सभी घटनाओं के अलग अलग होने के बाद भी, घटना सारी अलग है क्योंकि उधर अटैक आ रहा है, उधर जेल बच्चा जेल जा रहा है, दूसरी तरफ जो पर्सन है उसकी नौकरी छूट रही है, तो यहाँ पर घटनाएं अलग अलग हो रही हैं। यानी इसमें आपकी तनावपूर्ण जो परिस्थितियाँ हैं उसमें विविधता है, लेकिन तनाव उत्पन्न निश्चित रूप से किसमें हो रहा है, व्यक्ति में हो रहा है, और उसकी जो गंभीरता है वो काफ़ी अधिक होगी। तो यहाँ जो गंभीरता उसमें काफ़ी अधिक रूप में मिल रही है, इसका कारण क्या है? क्योंकि वो स्ट्रेस को बर्दाश्त करने की क्षमता अब नहीं रख पा रहा है। कई प्रकार के जो तनाव हैं, कई प्रकार के जो आसेधक हैं, वो व्यक्ति पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। तनाव की गंभीरता व्यक्ति के अंदर जैसे जैसे कहे तो बढ़ती है, या जैसे जैसे उस समय के नज़दीक आता है, जिसके प्रति व्यक्ति की जो समायोजन करने की जो कहें अगर आवश्यकता है वो होती है, अगर वो बढ़ती जाती है, तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति अपना कहें तो कभी कभी समायोजन नहीं कर पाता, यानी उस इन्वायरमेंट के साथ या उस स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो वैसी परिस्थिति में जो है वो तनाव काफ़ी बढ़ने लगता है, और ऐसी स्थिति में जो तनाव व्यक्ति के में बढ़ने लगता है, तो वो व्यक्ति को फिजिकली, फाइनली अगर बात करें तो फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से डिस्टर्ब करता है, और उस कंडीशन में जो व्यक्ति है वो बीमार पड़ने की कंडीशन में ज़्यादा जाता है। अगर हम इसकी दूसरी स्टडी की बात करें तो जेनिस और जो लेवेंथन थे, वो 1965 की मैं बात करूँ, जेनिस लेवेंथन 1965 ने जो स्टडी की, उन्होंने अपनी स्टडी में यही पाया कि जब व्यक्ति को के सामने कोई तनावपूर्ण परिस्थिति आती है, जैसे कोई बड़ा सर्जिकल ऑपरेशन है, ऐसी उम्मीद करता है, या जैसे जैसे ऑपरेशन का समय नज़दीक आने लगता है, यानी कोई पर्सन ऐसा है जो बीमार पड़ चुका है और कोई सर्जिकल ऑपरेशन उसको कराना है, तो सर्जिकल ऑपरेशन की डेट जितनी दूर होगी तो उसमें स्ट्रेस जो है कुछ कम होगा। लेकिन जैसे जैसे सर्जिकल ऑपरेशन का अगर डेट कहीं नज़दीक आने लगता है, तो जो स्ट्रेस है उसकी गंभीरता जो है वो व्यक्ति में बढ़ने लगती है। तो ऐसा जेनिस का कहना है कि इस कंडीशन में जो पर्सन होता है, जो कि वहाँ डेट दूर थी, ड्यूरेशन की बात यहाँ पे हो रही है, तो यहाँ पे डेट दूर था तो पर्सन में जो स्ट्रेस था वो काफ़ी कम था। लेकिन जैसे जैसे डेट नज़दीक आ रही है सर्जिकल ऑपरेशन की, जैसे जैसे डेट नज़दीक आ रही है वैसे वैसे उसको प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। प्रॉब्लम कौन सी हो रही है? क्योंकि वो स्ट्रेसस पहले से जो बना हुआ है, ड्यूरेशन उसकी ज़्यादा है, लेकिन उसका इफेक्ट अब ज़्यादा पड़ रहा है। कारण सिर्फ इतना है कि वो जो टाइमिंग थी वो अब नज़दीक आ रही है। तो इस कंडीशन में, यानी कहने का अर्थ है कि जब भी व्यक्ति के सामने ऐसे स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट होते हैं और इन जो स्ट्रेसफुल स्टिमुलस है या स्ट्रेसर्स हैं, अगर उसकी जो समय है, जो उसका ड्यूरेशन है, पहले अगर लग रहा है कि अभी मेरे सामने काफ़ी लंबा लेंथ है, तो इस लेंथ को क्रॉस करने के बाद तो स्ट्रेस बढ़ेगा। तो यानी कहने का अर्थ है कि अभी उसको टेंशन कम हो रही है, अभी स्ट्रेस कम हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो ड्यूरेशन कम होने लगती है, वो टाइमिंग कम होने लगती है, तो बीच की टाइमिंग जैसे कम होती है, पर्सन जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है। ऐसा जेनिस का कहना है।
तो यहाँ जो तनाव की गंभीरता की बात करें तो टाइमिंग जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे वैसे जो तनाव की गंभीरता है तो वो बढ़ने लगती है। इसी तरीके से जो दूसरी स्टडी की गई थी आपकी इपिस्टिन और फिंच की इपिस्टिन फिंच 1965 की अगर बात करें तो उन्होंने भी अपनी स्टडी में यही पाया कि जो सैनिक थे जो पैराशूट से अगली बार कूदने का समय जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, यानी पैराशूट से जो कूद रहे थे ऐसे सैनिक, तो पहली बार कूदने में उनको थोड़ा सा अंदर कहें तो डर की अनुभूति हो रही थी। और जैसे जैसे उन्हें कूदने का समय नज़दीक आया, यानी पैराशूट तो स्टार्ट सैनिक जो थे पैराशूट में चढ़ चुके थे, लेकिन जब वहाँ से कूदने की बात आई तो जैसे जैसे पैराशूट से कूदने की बात कहें तो जैसे जैसे समय नज़दीक आने लगा वैसे वैसे उनमें जो एक तरह से स्ट्रेस की अगर बात करें तो स्ट्रेस की जो गंभीरता थी वो बढ़ने लगी। यानी कहने का वही बात अर्थ आ रहा है कि जो भी इस पर रिसर्चेस किए गए स्ट्रेसफुल या इन्वायरमेंट या स्ट्रेसर्स की बात की गई तो यहाँ स्ट्रेसर्स जितनी दूर होता है व्यक्ति में तनाव की गंभीरता जो होती है उतनी ही कम होती है, लेकिन जैसे जैसे आपके स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट नज़दीक आने लगते हैं वैसे वैसे जो आपकी तनाव है उसकी गंभीरता व्यक्ति में बढ़ने लगती है। अगर हम इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर की बात करें तो नेक्स्ट फैक्टर के अंतर्गत आपका आता है इंडिविजुअल परसेप्शन एंड टॉलरेंस टू ऑफ स्ट्रेस। तो इंडिविजुअल जो परसेप्शन पर्सन कर रहा है तो यहाँ इंडिविजुअली हर जाहिर सी बात है कि कोई भी स्ट्रेस होगा तो हर पर्सन इक्वल परसीव तो करेगा नहीं, जब भी होगा तो उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे ही। तो यहाँ जो स्ट्रेसर्स पर्सन के सामने आ रहे हैं तो वहाँ इंडिविजुअली जो पर्सन परसीव कर रहा है वो व्यक्ति में एक तरह से कहें तो तनाव की जो सहनशीलता होती है या जो तनाव को सहन करने की जो शक्ति होती है वो भी डिफर हो जाती है, क्योंकि पर्सन क्या परसीव किया है इन्वायरमेंट के बारे में, स्ट्रेसेस के बारे में क्या परसीव किया है और उसकी अपनी क्षमता कैसी है, ये दोनों डिपेंड करते हैं विजुअल डिफरेंसेस पे ही, क्योंकि पर्सन की जो क्षमताएं होती हैं वो भी सेपरेट होती हैं और स्ट्रेसर्स जो होता है उसको परसीव करने के भी जो तरीके होते हैं वो भी सेपरेट होते हैं। तो यहाँ इंडिविजुअल जो परसेप्शन एंड टॉलरेंस ऑफ स्ट्रेस की बात मैंने की, यहाँ है कि एक ही स्ट्रेसर्स जो होता है वो सभी व्यक्तियों में एक तरीके से तनाव उत्पन्न नहीं कर सकता। अभी मैंने कहा कि जैसे हम उसको परसीव करेंगे, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि सपोज दैट अगर किसी की प्रिजन की डेथ हो जा रही है तो कुछ लोग उसी इन जो स्ट्रेसेस है या जो स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है उसको परसीव करते हैं काफ़ी घातक तरीके से, काफ़ी गंभीर तरीके से। कुछ लोग उसे परसीव करते हैं हाँ उनकी मृत्यु हुई तो हुई है, मृत्यु सत्य है। तो यहाँ वहाँ मृत्यु सत्य है तो वो पर्सन जो मृत्यु सत्य है ये सोच रहा है तो उसके अंदर जाहिर सी बात है कि स्ट्रेस जो होगा वो कम होगा। जिसने ये गंभीर रूप से ले लिया कि वो मर गया या उसकी मृत्यु हो गई तो उसके बिना कैसे रहेंगे, तो वहाँ पे जो स्ट्रेस है वो काफ़ी गंभीर रूप धारण करेगा। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि स्ट्रेसेस को हम कैसे परसीव कर रहे हैं। परसेप्शन मस्ट है। मैंने गंभीर तरीके से परसीव किया, स्ट्रेस का इफेक्ट हमारे ऊपर ज़्यादा पड़ रहा है, जाहिर सी बात है कि उसका इफेक्ट भी हमारे ऊपर गंभीरता से ही पड़ेगा। हमने स्ट्रेस को कैसे एक ही इन्वायरमेंट है, किसी भी पर्सन की डेथ ही हुई है, इन्वायरमेंट एक ही है, लेकिन एक ही स्ट्रेसर्स को हम दो तरीके से परसीव कर रहे हैं और ये दो तरीके का जो परसेप्शन है इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ तनाव का मेजरमेंट हम तभी कर पाएंगे, रियल में तभी कर पाएंगे और सहनशक्ति भी हमारे अंदर तभी हो पाएगी जब हम स्ट्रेसर्स को गंभीरता के आधार पर परसीव न करें। गंभीरता के आधार पे अगर हम उसे परसीव कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट जाहिर सी बात है कि हमारी मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके की हेल्थ में पड़ता ही है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो भी आपके स्ट्रेसर्स होते हैं वो सभी व्यक्तियों में एक तरीके से तनाव, एक ही जैसा तनाव कहें तो नहीं उत्पन्न कर सकते, क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं गंभीर तनाव जब वो कहें तो जो उनमें उत्पन्न हो रहा है, वहीं जैसे कोई भी स्ट्रेसर्स है वो किसी व्यक्ति में बहुत गंभीर तरीके से तनाव उत्पन्न कर रहा है, किसी में क्या कर रहा है वो बहुत हल्का तनाव उत्पन्न हो रहा है। तो ये डिपेंड किस पे कर दिया, परसेप्शन पे, मैंने कैसे उसे परसीव किया। तो यहाँ इसका कारण क्या है ये जानना ज़रूरी हो गया। तो यहाँ इसका कारण सिर्फ इतना ही है कि जो आपका परसेप्शन है, साथ ही जो तनाव सहन करने की शक्ति है वो, यानी व्यक्ति उस स्ट्रेसर को किस ढंग से परसीव कर रहा है, उसे इसमें सहन करने की क्षमता कितनी है, शक्ति कितनी है, यही दोनों चीज़ें होती हैं जिससे व्यक्ति अपने तनाव को कम कर सकता है। यानी हम कितना ज़्यादा दबाव, कितना ज़्यादा तनाव बर्दाश्त करने की क्षमता स्वयं रखते हैं, इससे हमारा तनाव कम हो सकता है। दूसरी तरफ सहन करने की शक्ति कितनी है और मैंने परसीव कैसा किया। तो परसेप्शन मेरा जैसा होगा उसी के आधार पे हमारी सहन शक्ति होगी।
तो उसी के आधार पे स्ट्रेसफुल जो इन्वायरमेंट है या जो स्ट्रेसर्स है उसका इफेक्ट भी हमारे ऊपर उतना ही पड़ेगा। तो यहाँ अगर हम इसकी बात करें तो ये कई फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिन पर डिपेंड करता है, जिसमें मैं पहले बात करूँगी इंडिविजुअल परसेप्शन की। इंडिविजुअली परसेप्शन, हर पर्सन परसीव करता है एक ही स्टिमुलस को अलग अलग तरीके से। स्टिमुलस कोई भी होगा, एक ही हो सकता है, लेकिन अगर चार लोग एक ही स्टिमुलस को परसीव कर रहे हैं तो चार लोग एक ही स्टिमुलस को अलग अलग तरीके से परसीव करेंगे। कारण इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्योंकि व्यक्ति के अंदर जो होता है वो व्यक्तिक अंतर होता है। उस अंतर के कारण व्यक्ति जो जिन चीज़ों का भी परसेप्शन करता है, जिन चीज़ों का प्रत्यक्षीकरण करता है, वो अलग अलग तरीके से करता है। तो अगर व्यक्ति परिस्थिति को बहुत अधिक धमकीपूर्ण और गंभीर समझता है, चाहे वो आपका परिस्थिति गंभीर हो या न हो, वो बड़ी बात नहीं है। यहाँ बड़ी बात यह है कि पर्सन उस परिस्थिति को परसीव कैसे कर रहा है। अगर वो धमकीपूर्ण परसीव कर रहा है या बहुत गंभीर परसीव कर रहा है, भले ही इन्वायरमेंट वैसा नहीं है, तो वहाँ पर जो स्ट्रेस है उसकी मात्रा व्यक्ति में बढ़ जाती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब भी जो इन्वायरमेंट होगा अगर उसे परसीव किया जा रहा है तो उस परसेप्शन के दौरान जो पर्सन है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल होगा, क्योंकि इन्वायरमेंट को उसने वैसे ही लिया है। तो यहाँ गंभीर इन्वायरमेंट है कि नहीं है वो बात की बात है। यहाँ पर्सन ने गंभीरता पूर्वक उसे परसीव किया है, तो परसेप्शन उसने जैसा किया वैसा ही उस स्ट्रेस उस व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हो रहा है। साथ ही साथ ये भी एहसास उसे हो जाता है कि उसके पास इतने कहें तो साधन नहीं है कि वो अपनी उस परिस्थिति से निपट सकता है। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि जब भी पर्सन किसी स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में को परसीव कर रहा है, यहाँ कहने का अर्थ है कि जब भी व्यक्ति परिस्थिति को बहुत अधिक धमकीपूर्ण या गंभीर समझता है, चाहे वो परिस्थिति आपकी गंभीर हो चाहे न हो, साथ ही साथ अगर उसे ये भी एहसास हो जाता है कि जो परिस्थिति हमारे सामने आई है या जो इन्वायरमेंट स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है, ये ऐसा इन्वायरमेंट है जिसके साथ हमारे कहें तो एक तरह से उससे निपटने के लिए, उससे लड़ने के लिए हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, तो वो जो व्यक्ति होता है वो ऐसी परिस्थिति में तनाव को काफ़ी गंभीर तरीके से महसूस करते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि उस समय व्यक्ति में तनाव जो है वो काफ़ी गंभीर रूप धारण कर लेता है और वो काफ़ी कहें तो स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को इन्वॉल्व कर देता है, काफ़ी डिस्टर्ब फील करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि परिस्थिति भी व्यक्ति के सामने कुछ दूसरी तरह का कहें तो एक तरह से एडजस्टमेंट डिमांड करते रखने लगती है। यानी कि इन्वायरमेंट ऐसा हो जाता है कि पर्सन उसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन परिस्थिति जो होती है वो एक तरह से एडजस्टमेंट की जो उसकी डिमांड है, जो इन्वायरमेंट है उसके साथ एडजस्टमेंट करने की जो डिमांड है वो सेपरेट तरीके की होती है, वो अलग तरीके की होती है, जिसका अनुमान कहें तो व्यक्ति कभी लगा ही नहीं पाता कि मुझे एक तरह से कहें तो समझौते वाली बात यहाँ पर होती है। तो यहाँ जहाँ पर व्यक्ति में एक तरह से उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि ऐसा हो सकता है, फिर भी वैसी सिचुएशन व्यक्ति के सामने आ गई, तो वहाँ एडजस्टमेंट की जो डिमांड है उसको लेकर के पर्सन जो होता है काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पर्सन ने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसी परिस्थिति व्यक्ति के सामने आएगी, और साथ ही जब व्यक्ति के सामने ऐसी परिस्थिति आती है जिसका उसने अनुमान लगाया नहीं था, अब वो परिस्थिति जब व्यक्ति के सामने आ रही है तो वो उसके साथ एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहा है और एडजस्टमेंट के दौरान उसे कहें तो एक तरह से नुकसान भुगतना पड़ रहा है। तो वहाँ जो स्ट्रेस है वो काफ़ी गंभीर रूप व्यक्ति में धारण कर लेता है। तो यहाँ उस परिस्थिति से निपटने के लिए व्यक्ति के पास कहें तो कोई सही साधन नहीं है, उत्तम साधन नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति के अंदर एक तरह जो तनाव है वो काफ़ी गंभीर रूप धारण कर लेता है। तो यहाँ यही कहा जा सकता है कि जो पर्सन परसीव कर रहा है स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट को या स्ट्रेसर्स को, तो वहाँ किस टाइप से उसको परसीव कर रहा है ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर डिपेंड करता है। इंडिविजुअली हर पर्सन की जो थिंकिंग होती है वो सेपरेट होती है, सहन शक्ति जो है वो भी सेपरेट होती है। तो हम किसी इन्वायरमेंट को या स्ट्रेसर्स को कैसे परसीव कर रहे हैं और हमारे पास क्या इंस्ट्रूमेंट है, क्या ऐसे संसाधन है जिससे हम उससे लड़ सकते हैं, उस समस्यात्मक परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, ये जब हम परसीव कर लेते हैं तो वहीं पर हमारे जो स्ट्रेस हैं उसी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी अगर मैंने ये परसीव किया कि समस्या काफ़ी गंभीर है और इससे निपटने के लिए हमारे पास कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है या उत्तम संसाधन उपलब्ध नहीं है, यहाँ पर हमको ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो यहाँ तनाव जो है गंभीर रूप धारण कर लेता है व्यक्ति में। तो यहाँ इसका मतलब साफ हो गया कि व्यक्ति में सहन शक्ति कम है।
दूसरी तरफ अगर हम उस इन्वायरमेंट को फेस करने के लिए प्रिपेयर हैं, मेंटली प्रिपेयर हैं, और ये परसीव कर रहे हैं कि ये समस्या बहुत गंभीर नहीं है, इस समस्या का समाधान हम ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं, और इस समस्या के समाधान के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन है, तो वैसी परिस्थिति में को अगर व्यक्ति परसीव कर रहा है तो वहाँ पर तनाव जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि पर्सन ने स्ट्रेसर्स को कैसे परसीव किया और उसने अपने आप को कैसे परसीव किया। दोनों चीज़ों को जब वो परसीव करता है तो उसी के अकॉर्डिंग वो डिसाइड भी करता है कि ये तनाव हमारे लिए बहुत घातक है या नहीं है, और उसी के अकॉर्डिंग उस स्ट्रेस का व्यक्ति पर इफेक्ट भी पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्ट्रेस टॉलरेंस की बात करूँगी मैं। स्ट्रेस टॉलरेंस तनाव को सहन करने की जो शक्ति है। ठीक है, यहाँ तनाव सहन करने की शक्ति, अब आप यही कहेंगे कि तनाव सहन करने की शक्ति होती क्या है। पहला तो सवाल यही होगा कि सहन शक्ति, और वो भी स्पेसिफिक तनाव को सहन करने की शक्ति। यहाँ तनाव सहन शक्ति करने का यहाँ पर मतलब है कि व्यक्ति के अंदर जो वो क्षमता जिससे व्यक्ति किसी खास क्षति के ही जो व्यक्ति है उससे तनावग्रस्त जो परिस्थिति है उसके साथ सफलतापूर्वक निपट लेता है। यानी कहने का अर्थ है कि व्यक्ति की वो क्षमता जिससे वो तनावपूर्ण जो परिस्थिति है बिना कुछ अपना नुकसान किए, व्यक्ति बिना कुछ अपना नुकसान किए तनावपूर्ण जो परिस्थिति है उससे सफलतापूर्वक अगर वो सामना कर ले रहा है या तनाव को समाप्त करने की कोशिश कर रहा है और तनाव समाप्त करने में सफल हो रहा है, तो ये व्यक्ति की सहन शक्ति होती है। कौन सी सहन शक्ति? तनाव सहन करने की शक्ति। ठीक है, तो यहाँ तनाव सहन शक्ति से मतलब है व्यक्ति की उस क्षमता से जिसमें बिना कोई खास क्षति के ही व्यक्ति तनावपूर्ण जो परिस्थिति है उसके साथ सफलतापूर्वक निपट लेता है या उस सफलतापूर्वक समस्या का समाधान ढूंढ लेता है। यहाँ प्रत्येक जो व्यक्ति है उसमें तनाव जो सहन करने की अगर मैं शक्ति की बात करूँ तो वो अलग अलग होती है। फिर वही बात आ गई आपकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, क्योंकि सभी लोग इक्वल होंगे नहीं, तो सबकी सहन शक्ति भी तो सेपरेट सेपरेट होगी। अगर एक ही जैसी सहन शक्ति सबकी होती तो कोई तनाव से गंभीर रूप से परेशान नहीं होता और कोई तनाव को आसानी से कहें तो सफलतापूर्वक हटा नहीं लेता। तो यहाँ दोनों कंडीशन है, क्योंकि यहाँ तनाव सहन करने की अगर शक्ति जिस व्यक्ति में अधिकतम है वो उस तनाव का सफलतापूर्वक सामना कर सकता है। तो यहाँ यही बात मैं कहूँगी कि यहाँ हर जो व्यक्ति है प्रत्येक व्यक्ति में तनाव सहन करने की जो शक्ति होती है वो अलग होती है, समान नहीं होती। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें ये शक्ति काफ़ी अधिक होती है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें तनाव सहन करने की शक्ति काफ़ी कम होती है। तो जिन व्यक्तियों में ऐसी सहन शक्ति अधिक होती है वो तनावपूर्ण जो परिस्थितियाँ होती हैं उनमें भी अधिक तनाव का अनुभव नहीं करते। यानी ये उनके सामने अगर तनावपूर्ण परिस्थिति आ भी रही है तो वो बहुत अधिक तनाव का कहें तो उन पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ऐसी तनावपूर्ण परिस्थितियाँ उनके लिए वो लाइकली लेंगे, तनावपूर्ण परिस्थिति आई है, समस्या मेरे सामने आई है, हम उसका समाधान ढूंढ लेंगे, उनको ये फीलिंग होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें तनाव सहन करने की शक्ति काफ़ी कम होती है, तो वो तनावपूर्ण परिस्थिति के सामने आते ही काफ़ी गंभीर रूप से कहें तो डर जाते हैं और इसी की वजह से उनको कहें तो एक तरह से बीमार पड़ने की जो प्रवृत्ति होती है वो आने लगती है। तो वो बीमार जानबूझकर नहीं पड़ रहे हैं, वहाँ हार्मोन्स का सिक्रेशन ही ऐसा हो रहा है। क्योंकि फिजियोलॉजी की हम लोग बात कर रहे थे तो यहाँ हार्मोन्स का सिक्रेशन ही ऐसा हो रहा है जिस हार्मोन्स के कारण व्यक्ति में लगातार अगर वैसे हार्मोन्स बने हुए हैं तो यहाँ इम्यूनिटी को तो बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन रेगुलरली अगर ऐसे हार्मोन्स पर्सन में बने हुए हैं तो उसका सीधा इफेक्ट उसकी मेंटल और उसके फिजिकल हेल्थ पे पड़ता है। तो यहाँ डिपेंड करता है कि पर्सन तनाव को कैसे परसीव कर रहा है और साथ ही उसमें तनाव को सहन करने की जो शक्ति है वो कितनी है। ठीक है, अगर तनाव सहन करने की शक्ति काफ़ी अधिक है तो व्यक्ति जो है वो उस परिस्थिति से आसानी से निपट सकता है, लेकिन अगर तनाव को सहन करने की शक्ति व्यक्ति में काफ़ी कम है तो वो उस परिस्थिति के साथ, उस समस्यात्मक परिस्थिति के साथ, उस तनावपूर्ण परिस्थिति के साथ खुद को एडजस्ट करने में असफल महसूस करता है। ठीक है, ऐसे कई साइकोलॉजिस्ट ने भी जो स्टडी की
उन्होंने भी यही पाया, जो भी साइकोलॉजिस्ट ने स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट और जो स्ट्रेस टॉलरेंस की उन्होंने बात की, जो स्टडीज़ पर की गई, उसमें भी यही मिला कि जो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति जिनके द्वारा अगर परिस्थिति को अधिक तनावपूर्ण उत्पन्न करने वाला नहीं समझा जाता है, तो उनमें जो सहन शक्ति होती है वो काफ़ी अधिक होती है। यानी कहने का अर्थ है कि जब भी व्यक्ति के सामने तनावपूर्ण परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं और उस तनावपूर्ण परिस्थिति को व्यक्ति बहुत अधिक कहें तो तनावपूर्ण नहीं समझता है, उससे लगता है कि ऐसी परिस्थितियाँ तो आनी जानी हैं, ये होना ही है। तो जहाँ पर्सन ऐसे स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट को लाइटली ले रहा है, उसे लग रहा है कि ऐसे तनाव तो होंगे ही, या ऐसी परेशानियाँ आती रहती हैं, या ऐसे समस्या जो है वो आती रहती है, तो यहाँ पर जो व्यक्ति है उसमें ये मान लिया जाता है, ऐसा साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि ऐसे व्यक्ति में तनाव जो सहन करने की क्षमता होती है या शक्ति होती है वो काफ़ी अधिक होती है। उनमें तनाव की जो गंभीरता होती है वो काफ़ी कम अनुभव करते हैं। अब जिन्होंने ले ही लिया कि ऐसी समस्याएं आती जाती रहेंगी, ये समस्याएं होनी ही है, ये समस्या का हम समाधान कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनमें तनाव सहन करने की क्षमता ज़्यादा है। जिनमें तनाव सहन करने की क्षमता ज़्यादा होगी, वो तनाव की पूर्ण जो परिस्थिति है उसकी गंभीरता का अनुभव ही कम करेंगे। उन्हें लगेगा कि हो सकता है इसका समाधान निकल सकता है, तो यहाँ गंभीरता भी उसकी काफ़ी उन लोगों में काफ़ी कम होगी। तो ऐसे व्यक्ति के सामने दो या दो से अधिक अलग अलग यानी विविध प्रकार के भी अगर तनाव उत्पन्न होते हैं, तब भी उनमें बीमार होने की जो कहें तो जो एक टेंडेंसी होती है वो उनमें नहीं उत्पन्न हो पाती है। वो बीमार नहीं होते, ना ही मेंटली ना ही फिजिकली। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनमें तनाव कहें तो बहुत अधिकतम हो रहा है, या तनावपूर्ण परिस्थिति बहुत अधिक गंभीर नहीं है लेकिन उन्हें गंभीरता से उसको परसीव किया है, तो वहाँ उनकी बीमार होने की जो कहें तो एक आशंकाएं होती हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो उसके अंतर्गत सोशल सपोर्ट आता है। नेक्स्ट जो आपका फैक्टर है वो सोशल सपोर्ट है, सामाजिक समर्थन। अगर सामाजिक समर्थन का भी कहें तो प्रभाव जो है वो तनाव पर काफ़ी गंभीरता से पड़ता है। यानी संकट की घड़ी में समाज के जो अन्य लोग हैं, जो अन्य उनसे व्यक्ति से मिलने वाले लोग हैं, वो उसको कितना समर्थन दे पा रहे हैं या समाज व्यक्ति को कितना सपोर्ट कर पा रहे हैं, इसी को सामाजिक समर्थन कहा जाता है। यहाँ कोहिन और विल्स 1986 की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने सामाजिक समर्थन के दो पहलुओं को महत्वपूर्ण बतलाया है। पहला उन्होंने स्ट्रक्चरल सोशल सपोर्ट बात की है, दूसरा फंक्शनल सोशल सपोर्ट की बात उन्होंने की है। यानी सोशल सपोर्ट एक तरह से जो व्यक्ति को मिल रहा होता है, सोसाइटी से जो उसको सोशल सपोर्ट मिल रहा होता है, इससे जो व्यक्ति है वो अपने तनाव को कहें तो एक तरह से कम करने की कोशिश करता है, उसका तनाव कुछ कम हो जाता है। कोहेन और विल्स ने जो सामाजिक समर्थन के दो पहलुओं की बात की, जो मैंने अभी कहा कि स्ट्रक्चरल सोशल सपोर्ट और फंक्शनल सोशल सपोर्ट, इसमें जो आपका स्ट्रक्चरल सोशल सपोर्ट है उसके अंतर्गत जो व्यक्ति है वो उसके सामाजिक संबंधों के एक नेटवर्क की बात यहाँ पे कही गई है। यानी वो व्यक्तियों के बीच में किस प्रकार के संबंध रख रहा है, उसके संबंध की क्या क्वालिटी है, उससे लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं, कहने का अर्थ है कि जो सोशल सपोर्ट होती हैं उसका नेटवर्क जैसे वैवाहिक स्तर है, दोस्तों की संख्या है, इनसे लिया गया है। और कार्यात्मक जो सामाजिक समर्थन है उसके अंतर्गत व्यक्ति के जो संबंध हैं उसकी क्वालिटी से होता है। जैसे कोई व्यक्ति है और कहें तो कोई व्यक्ति में ये विश्वास है कि उसके बुरे दिनों में उसे वास्तव में मदद करने वाले उसके दोस्त बहुत हैं। यानी कोई समस्या व्यक्ति के सामने उत्पन्न हुई या कोई परेशानी आई तो उसके जो दोस्त हैं वो बहुत अधिक हैं और वो दोस्त उनको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उनकी मदद करेंगे। ये व्यक्ति की जब टेंडेंसी होती है तो वहाँ पर जो तनाव होता है वो कम होने लगता है। ऐसे जो आपके संबंध होते हैं उसको कहा गया है आपका सोशल सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ इसे कार्यात्मक समर्थन के अंतर्गत लिया जाएगा। यानी आपके फंक्शनल जो सोशल सपोर्ट हैं, जैसे मैंने कहा कि अगर कोई समस्या मेरे सामने आई तो मेरे जो दोस्त हैं बहुत सारे हैं वो हमारी मदद करेंगे। तो दोस्त बहुत सारे हैं हमारी मदद करेंगे, तो ये लाइन ही शो कर रही है कि ये कौन सा आपका सोशल सपोर्ट है, आपका फंक्शनल सोशल सपोर्ट है, कार्यात्मक सामाजिक समर्थन है। दूसरी तरफ जिन व्यक्तियों में जो सामाजिक समर्थन की कमी होती है, यहाँ तो अगर सोशल सपोर्ट मिल रहा है तो पर्सन की जो कहें तो समस्या के प्रति एक तरह से जो टेंडेंसी होती है वो कन्वर्ट होने लगती है कि अगर कोई समस्या मेरे सामने आई या कोई तनावपूर्ण परिस्थिति व्यक्ति के सामने आया तो यहाँ पर उसको कहें तो सोशल सपोर्ट मिलेगा, जिससे कि वो अपनी सामाजिक संबंधों के द्वारा वो अपनी समस्याओं का समाधान कर लेगा।
ठीक है, तो यहाँ व्यक्ति के अंदर जो तनाव की गंभीरता है वो काफ़ी कम हो जाती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ऐसे लोग जिनमें कहें कि सामाजिक समर्थन की कमी है, सोशल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, या उन्हें सोशल सपोर्ट कभी मिला ही नहीं है, या सोशल सपोर्ट पे उन्हें बिलीव ही नहीं है, तो ऐसे जो पर्सन हैं उनमें जो स्ट्रेस होता है वो काफ़ी गंभीरता से उत्पन्न होता है, या गंभीर कहें तो तनाव की जो गंभीरता होती है काफ़ी अधिक होती है। ठीक है, ऐसे लोगों में कहें तो नश्वरता की जो दर है वो काफ़ी अधिक होती है। इसीलिए गंभीरता के कारण ऐसे लोगों में हार्ट डिजीज़ है उसके होने की संभावनाएं जो हैं वो बढ़ जाती हैं। यहाँ कहने का अर्थ है कि ऐसे पर्सन, ऐसे व्यक्ति जिनमें सोशल सपोर्ट अगर कम होता है या सोशल सपोर्ट की संभावनाएं कम होती हैं, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनमें हार्ट डिजीज़ जो होते हैं उसकी संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। कारण, क्योंकि यहाँ पर तनाव की जो गंभीरता है व्यक्ति उसे मीन्स की जो स्ट्रेसेस होती हैं उसको काफ़ी गंभीर तरीके से परसीव करता है, और चूँकि सोशल सपोर्ट की उसे उम्मीद नहीं होती है, उसे ये पता होता है कि मुझे कोई भी सामाजिक समर्थन मिलने से रहा या सामाजिक समर्थन मुझे नहीं मिलने वाला है, तो इस सिचुएशन में जो व्यक्ति होता है वो काफ़ी कहें तो गंभीर तरीके से तनाव का परसेप्शन करता है, प्रत्यक्षीकरण करता है, जिसके कारण उसमें हार्ट डिजीज़ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यहाँ अगर कुकेंडाल 1990 की अगर मैं बात करूँ, कुकेंडाल 1990 की अगर मैं बात करूँ, तो उन्होंने जो स्टडी की थी, उन्होंने अपनी स्टडी के आधार पर यह बतलाया है कि जो महिलाएं हैं उनके द्वारा तनाव की जो गंभीरता है उसका कहें तो तुलनात्मक रूप से जो अगर अनुभव किया जाए, तो यहाँ वो पुरुषों की अपेक्षा कहें तो तनाव कम अनुभव करती हैं। स्त्रियाँ पुरुषों की अपेक्षा तनाव को कम अनुभव करती हैं, अकॉर्डिंग टू कुकेंडाल। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये उनकी स्टडी है। क्योंकि जो स्त्रियाँ होती हैं, यहाँ पे स्त्रियों को शुरू से ही बात की जाए तो उन्हें पुरुषों से समर्थन मिला होता है। तो पुरुषों से समर्थन मीन्स कि एक तरह से उन्हें सोशल सपोर्ट ऑलरेडी मिला हुआ है। तो जहाँ उन्हें ऑलरेडी पुरुषों से समर्थन मिला हुआ है, तो सामाजिक समर्थन के कारण ऐसे जो पुरुष होते हैं उनमें स्ट्रेस, पुरुषों में आपके जो स्ट्रेस होते हैं वो काफ़ी अधिक होता है, अकॉर्डिंग टू कुगेंडॉल। यानी कहने का अर्थ है कि महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा तनाव की जो गंभीरता होती है काफ़ी कम देखने में आती है। कारण सिर्फ यही है कि यहाँ पर महिलाएं जो होती हैं, अगर मैरिड पर्सन है तो वहाँ पे जो स्ट्रेस होता है वो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में सिर्फ इसलिए कम पाया जाता है क्योंकि यहाँ पर पुरुषों के द्वारा महिलाओं को एक तरह से सोशल सपोर्ट मिलता है, सामाजिक समर्थन मिला हुआ होता है। चूँकि पर पुरुषों को पूर्ण रूप से सोशल सपोर्ट नहीं मिल पाता है, या ऐसा पर्सन जो सोसाइटी से सोशल सपोर्ट नहीं ले पा रहा है, तो वहाँ पर उनके अंदर एक तरह से जो तनावपूर्ण परिस्थितियाँ होती हैं उसका सामना करने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। कुकेंडाल की जो स्टडी थी उसमें उन्होंने ये भी अनुभव किया कि जो स्टडी में उन्हें मिला, उन्होंने ये भी देखा कि जो विधवाएं हैं, ऐसी स्त्रियां जो विडो हैं, वो गिरजाघर मंदिर में पूजा पाठ अधिक करती हैं। उनमें वैसी जो विधवाएं की तुलना में जो धार्मिक स्थानों में जा जाकर पूजा पाठ नहीं करती हैं, उनमें जो डिप्रेशन है वो कम होता है। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि ऐसी जो विडो पर्सन है जो मंदिर में पूजा पाठ ज़्यादा कर रही है, तो वहाँ पर उनके अंदर डिप्रेशन की जो सिचुएशन है वो काफ़ी अधिक है उनकी तुलना में जो धार्मिक स्थानों पर जाकर पूजा पाठ नहीं करती हैं। तो यहाँ कम डिप्रेशन का ऐसे पर्सन जो हैं वो अनुभव कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर उनका जवाब था कि शायद इसलिए ऐसा होता होगा क्योंकि धार्मिक संस्थानों में जाने के प्रति उनकी जो सामाजिक समर्थन देने वाली व्यक्तियों की संख्या होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। चूँकि वो विडो जो रेगुलरली मंदिर, गिरजाघर या मस्जिद में जा रही हैं, पूजा पाठ कर रही हैं, तो वहाँ पे जो सोशल सपोर्ट है वहाँ पर उनको ज़्यादा मिल रहा है। क्योंकि वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, जो हमारे सामने धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है, तो उनके द्वारा उन्हें एक तरह से सोशल सपोर्ट मिल रहा है। तो इस सोशल सपोर्ट से उनका जो डिप्रेशन है वो काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन ऐसे पर्सन्स, ऐसी विडो जो पर्सन है जो मंदिर में पूजा पाठ के लिए नहीं जा रही हैं या गिरजाघरों में नहीं जा रही हैं, तो वहाँ पर उनको सोशल सपोर्ट कम मिल रहा है चूँकि वो धार्मिक संस्थानों से जुड़े हुए लोगों से कम मिल रही हैं। तो यहाँ ऐसे लोगों से जब वो कम मिलती हैं तो वहाँ पे उनके सोशल सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं उनकी भी संख्या कम हो जाती है। तो इस कंडीशन में उनका जो डिप्रेशन है वो बढ़ने लगता है। तो ऐसा कुकिंडाल का कहना है। तो निष्कर्ष पे हम ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रेसर्स होता है उसका जो कह नेचर है
वो स्ट्रेसेस के साथ निपटने की क्षमता की अंतःक्रिया से ही मूलतः तनाव की जो गंभीरता होती है उसका निर्धारण किया जा सकता है। यानी जब भी आपका स्ट्रेसर्स व्यक्ति में तनाव उत्पन्न करेगा, तो ये वही चीज़ें हैं कि आपका डिपेंड करता है कि पर्सन उसे कैसे परसीव कर रहा है। पहली चीज़, पर्सन को कितना सोशल सपोर्ट मिल रहा है। दूसरी चीज़, कितना उसमें तनाव करने की सहन करने की क्षमता है, उसने उस इन्वायरमेंट को कैसे परसीव किया है। इसके साथ ही वो स्ट्रेसर्स जो पर्सन में तनाव उत्पन्न कर रहा है उसका नेचर कैसा है। ये सारी चीज़ें जब हम, यानी कहने का अर्थ है कि ये सारा चीज़ मीन्स फैक्टर, ये जितने फैक्टर हैं अगर इसको हम परसीव करते हैं तो उसके आधार पे जो तनाव है उसकी गंभीरता को ज्ञात किया जा सकता है। क्या क्या इसमें मैंने कहा, पहला आपका हो गया स्ट्रेसर्स, नेचर ऑफ स्ट्रेसर्स, स्ट्रेसर्स का नेचर कैसा है। दूसरी चीज़, व्यक्ति की सहन शक्ति कितनी है, वो इन्वायरमेंट को या जो स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है उसे कैसे वो परसीव कर रहा है। व्यक्ति के अंदर की जो सहन शक्ति है या तनाव सहन करने की जो क्षमता है वो कितनी है, और व्यक्ति को कितना सोशल सपोर्ट मिल रहा है। ये जो आपके फैक्टर हैं, इन फैक्टर की वजह से जो पर्सन है वो अपने आप को इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट भी कर सकता है। साथ ही अगर सहन करने की क्षमता कम है और उसने भयावह परिस्थिति में अगर तनाव को अगर परसीव किया है तो वहाँ पर जो कहें तो तनाव है वो व्यक्ति के अंदर काफ़ी गंभीरता से उत्पन्न होगा। इसके साथ ही ये डिपेंड करता है कि पर्सन का जो सोशल कहें तो एरिया है, उसका जो सामाजिक दायरा है वो कितना बड़ा है। तो यहाँ सामाजिक दायरा व्यक्ति का बड़ा होगा, जाहिर सी बात है कि वहाँ उसको सोशल सपोर्ट उतने ही मिलेंगे, और सोशल सपोर्ट में उसको फंक्शनल सोशल सपोर्ट और स्ट्रक्चरल सोशल सपोर्ट दोनों कितनी मात्रा में मिल रहे हैं, इन दोनों का इफेक्ट व्यक्ति पे पड़ रहा है। तो कितना सोशल सपोर्ट उसको मिल रहा है उसी के अकॉर्डिंग उसका जो कहें तो डिप्रेशन है या उसका जो तनाव है कम या अधिक हो सकता है। तो यहाँ डिपेंड करता है कि पर्सन सामाजिक दायरा कितना बना करके रखा है, कितनी उम्मीद करता है कि उसके दोस्त या उसके अपने लोग उसको कितना सपोर्ट कर रहे हैं।